हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहले हम देखेंगे दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, और उसके बाद हम दोस्तों करेंगे ग्रुप डी परीक्षाओं में और साथ ही साथ रेलवे की परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और अब तक मैंने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन क्षेत्रफल के सॉल्व करा दिए हैं। और आज हम देखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ आए कि ये लंबाइयां और ये दूरी की बात हो रही है क्या। तो देखिए, इस प्रकार बनाया जाता है समलंब चतुर्भुज को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बनाया जाता है समलंब चतुर्भुज को। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहा है इसकी समांतर भुजाएं, ये है दोस्तों इसकी समांतर भुजाएं। ठीक है, तो इसमें से पहली भुजा आपको दे रखी है 1.5 मीटर और दूसरी दे रखी है, देखिए बड़ी है ना ये 2.5, तो ये है 2.5 मीटर। ये तो हो गई आपकी दो समांतर भुजाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपसे कह रहा है इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि ये लंब जो दिख रहा है आपको, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 6.5। आपको एग्जाम में यहाँ पर ऊंचाई भी कह सकता है दोस्तों, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की ऊंचाई, यहाँ पे वो इसको ऊंचाई भी कह देता है। और कभी कभी कहता है कि इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, देखिए ये दोनों भुजाएं हैं, इनके बीच में ये लंब डाला इसने। ठीक है ना, लंबवत दूरी 6.5। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, समलंब, समलंब दो लंब है दोस्तों, इसमें समान है जो कि दोनों, ठीक है ना, दोनों समान लंब होंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यानी कि ये जो दो आपको भुजाएं दी हैं इनके बीच की दूरी। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी, तो मैं लिख देता हूं उनके बीच की दूरी। कुछ किताबों में यहाँ पर आपको एच भी लिखा मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर लोग इसको एच भी कहते हैं, देखिए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर इन वैल्यू को रख के देखते हैं फॉर्मूले में। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों भुजाएं हैं, इनका योग कर देते हैं। कितना हो जाएगा योग इसका, इसका योग होगा 4, 2.5 और 1.5 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे क्या कह रहा है उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 6.5, तो लगा देते हैं 6.5। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1 0, यानी कि 10 आ जाएगा। काट के देखते हैं, 5 के पाड़े से 13 बार, 5 के पाड़े से 2 बार। ठीक है दोस्तों, 2 के पाड़े से 4 को काट देंगे 2 बार और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 13 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने समलंब चतुर्भुज से ही लिया है। देखिए कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिखाया और फॉर्मूला भी बताया, दोबारा से फिर बताता हूं जिससे कि आपको इसको अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। देखिए, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, अब इनमें दो भुजाएं हैं समांतर, ठीक है ना, समानांतर, और इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको 3:5 में, यानी कि ये छोटी है तो हम इसको करते हैं 3x और ये कितनी हो गई 5x। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये कितनी है 12 सेंटीमीटर।
मैंने आपसे कहा किताबों में आपको यहाँ पर एच लिखा दिखाई देगा, यहाँ पे आपसे कह देगा उनके बीच की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई भी कह सकता है, बीच की दूरी भी कह सकता है। ये है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजा में छोटी भुजा क्या है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। दोस्तों ये क्षेत्रफल होता है किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 384 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये 384 के बराबर होगा। हाँ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सवाल को रखते हैं, इन वैल्यू को सवाल में रखते हैं। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, देखिए इसका योग कितना होगा, 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x। और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में है यहाँ, देखिए 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, और बराबर में क्या है, 384। ये तो इसका क्षेत्रफल है, और कितना है वो, 384 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 2 के पारे से इसे काट देते हैं, 6 बार कट जाएगा। 6 से इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 6 छिंग 36, 2 बचे, 6 चौके 24, 64 आ गया। अब यहाँ बचा है 8x बराबर 64। कितना, 8x बराबर 64। तो 8 के पारे से 64 को काट सकते हैं 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है तो समांतर भुजा में से छोटी भुजा कितनी है। तो दोस्तों छोटी भुजा कितनी है, 3x है, तो रख दीजिए। यहाँ रखेंगे हम 3x, और x की वैल्यू कितनी है, 8, तो यहाँ रख दीजिए। 8 दिया 24, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, 24। कितना आएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सेट नंबर 31 है, और सेट नंबर 30 यानी कि सेट नंबर 30 में मैंने आपको सम चतुर्भुज के क्वेश्चन करवाए थे, और आज मैं आपके लिए सम चतुर्भुज से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सवाल कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के वर्ग के कितना गुना होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल भी सरल है यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले बनाता हूं सम चतुर्भुज, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बनाता हूं। देखिए सम चतुर्भुज, याद रखिएगा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन दोस्तों ये जो भुजाएं हैं बराबर होती है एक दूसरे के, और ये भी, ठीक है ना। ये है सम चतुर्भुज, और यहाँ होते हैं इसके अंदर 2 विकर्ण, जिसे हम पहले वाले को कहते हैं D1 और दूसरे वाले को नाम देते हैं D2। अब मैं यहाँ लिखता हूं इसका फॉर्मूला। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणन, या फिर गुणनफल भी कह सकते हैं आप, ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, कितना होता है, 1/2। आप कह सकते हैं D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, यही तो विकर्ण माने हमने, पहला विकर्ण D1 दूसरा D2, तो 1/2 गुणे में D1 इंटू D2 क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इतना हो गया दोस्तों। अब सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। आपके पास यहाँ 2 विकर्ण है, D1 और D2, ठीक है, ध्यान से समझिए। D1 D2 कह रहा पहला विकर्ण दूसरे का 80% है। यदि मैं इसको 100 मान लूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 80 होगा। 100 का 80% कितना आएगा, 80 तो निकल कर आएगा। देखिए सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। यदि दूसरा वाला मैं 100 मान लिया तो पहला वाला कितना होगा, 80 होगा ना। 100 का 80% क्या होगा, 80 होगा। तो 2 विकर्ण यहाँ आ गए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल यहां आपसे कह रहा है दोस्तों, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल ये लिखा है, क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के, लंबा विकर्ण कौन सा है, ये रहा 100, लंबे विकर्ण के वर्ग कह रहा है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यह है क्षेत्रफल लंबे विकर्ण, लंबा विकर्ण कौन सा है, 100, लंबे विकर्ण के वर्ग, वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा करना है हमें, या आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग लंबे विकर्ण के वर्ग। तो लंबा विकर्ण कौन सा है, 100, और कह रहा वर्ग, यहाँ पर वर्ग चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप इसका 2 बार गुणा कर सकते हैं, 2 बार लिख लीजिए। वर्ग का कितना गुना है, तो दोस्तों ये तो गुना है।
अब मान लीजिए ये 4 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, ये तो गुना है ही, लेकिन हम इसे बराबर करने के लिए विपरीत वाले को गुना करेंगे। तो मैंने मान लिया ये x गुना है, क्या कहा मैंने, बराबर करने के लिए हम विपरीत वाले को गुना करेंगे, मैंने इसको x गुना मान लिया। कितना x गुना, क्यों, क्योंकि ये तो गुना है ही दोस्तों। क्षेत्रफल कह रहा है ना, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के वर्ग, लंबे विकर्ण, लंबा विकर्ण कौन सा है, 100, 100 का वर्ग यानी कि 2 वर्ग गुणा, वर्ग का कितना गुना है, तो ये तो गुना है ही, ये तो गुना हो है ही, बता रहा है कि ये तो गुना है, लेकिन बराबर करने के लिए हम अपोजिट वाले गुना करेंगे। कितना गुना कर दिया, x गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2, d1 का मान है 80 और d2 का है 100, बराबर में 100 गुणे 100 इंटू एक्स। देखिए इस 100 को इस 100 से काट सकते हैं हम, काट दिया, 2 के पारे से ये कट जाएगा दोस्तों 40 बार। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको 40/40 बराबर 100, इसे भी काट सकते हैं। देखिए 20 के पारे से 2 बार और 20 के पारे से 5 बार, 2 बराबर 5x लिखा है, इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ, 2 के हाँ ले जा सकता हूँ। देखिए तो ये आ जाएगा 2/5, कितना, 2/5 बराबर में x बचेगा। तो हमने क्या कहा था यहाँ पर, कितना गुना, यहाँ हमने x गुना कहा था, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2/5 गुना आ गई, यानी कि ये कितना गुना होगा, 2/5। इसका आंसर क्या रहेगा, 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परसेंट से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो देखिए कह रहा है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं, यानी कि टोटल खर्चा है और उसमें से विपणन पर 10%, वेतन पर 65 और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। आगे कह रहा है, यदि व्यापारी कुल वेतन का 65,000 रुपये देता है, क्या कह रहा है, यदि व्यापारी कुल वेतन का 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च बताना है। तो दोस्तों मैं टोटल खर्चा मान लेता हूं, यानी कि मान लीजिए हम एक साबुन की फैक्ट्री डाल रहे हैं और उसमें हमारा कुल खर्चा हो रहा है, कुल खर्च हो रहा है, कुल खर्च कितना हो रहा है, x। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है विपणन पर 10%, ठीक है, यानी कि कुल विपणन पर हो रहा है दोस्तों 10%। देखिए x का 10% खर्च कहाँ हो रहा है, विपणन पर, विपणन पर। फिर कह रहा है कर्मचारी को वेतन दिया गया है, यहाँ से फैक्ट्री में जब काम करेंगे कर्मचारी तो उनको वेतन दिया जाएगा, तो कुल का 65% दे रहा है वो वेतन, ठीक है। और कच्चे माल पर यानी कि कुल का 25% का एक्स का 25% आपको दे रहा है काय पे, कच्चे माल पर, जी कच्चे माल पर खर्च है, कच्चे माल पर। अब आगे उसने कहा, यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, यानी कि यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कितना हजार रुपये देना पड़ रहा है हमें, 65,000, और यहाँ आपको देखो कुल का कितना था, वेतन कितना था, एक्स का, टोटल कुल खर्चे का 65% वेतन था और वो कितना दे रखा है यहाँ पर उसने, 65,000, यानी कि इन वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए हम बराबर कर देते हैं, एक्स का 65,000 बराबर, सॉरी एक्स का 65% बराबर 65,000 हो जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चा है 65,000 ये किस चीज का है, वेतन का है, और वेतन पर कुल कितने खर्च होते हैं परसेंट में, 65%, तो बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे इसको, परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1,000, 100 का गुणा 1,000 में करेंगे तो x की वैल्यू यानी कि कुल खर्चा आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है ना। अब आपसे कहा गया, क्या कहा गया, विपणन पर खर्च कितना है, तो दोस्तों विपणन पर खर्च कितना है, 10%, कुल का, कुल कितना निकाला आपने, 1 लाख, 1 लाख का 10% कर दीजिए, 1 लाख का 10%, परसेंट आएंगे नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, ठीक है ना। तो ये कितना लिखा है 1,000 और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि 10,000 रुपये इसका राइट आंसर रहेगा, विपणन पर 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है ना, तो 45 अंक में उत्तीर्ण क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को, इसकी लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, किसी बच्चे ने एक टेस्ट दिया, उसे पास होने के लिए 38% अंक चाहिए, यानी कि कम से कम यदि 38% अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर उसे 38% अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। आगे कह रहा है तो 45 अंक में उसका उत्तीर्ण क्या है, यानी कि 45 अंकों में से उसे पास होना है। देखिए, जब भी हम कोई सवाल करते हैं दोस्तों, तो हम हमेशा देखते हैं कि उत्तीर्ण जो टोटल नंबर होते हैं वो 100 नंबर दिए होते हैं आपको, और कहता है कि 100 का है ना, आप 25% ले आइए तो आप पास हो जाएंगे। तो हम सीधा सीधा कर देते हैं, 100 का 25% निकालते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो उत्तीर्णक है, टोटल पूर्णांक है, टोटल वो कितना दे रखा है आपको, 45। यानी कि जो पेपर हुआ वो कितने नंबर का हुआ, 45 का, ना कि 100 का। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। पेपर कितने का हुआ, 45 अंकों का, यानी कि कुल पूर्णांक कितना दे रखा है आपको, 45। यानी कि जो टोटल पेपर हुआ है कितने अंकों का है, 45 अंकों का है। अब क्या कह रहा है कि यदि पास होना है तो 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो सीधा सा है, आप 45 का 38% निकाल लीजिए। देखिए 45 का 38%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100। सॉल्व करते हैं, 5 के पारे से 9 बार और 5 के पारे से 20 बार। और काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 2 के पारे से 10 बार, 2 के पारे से 19 बार, 19 का गुणा कर दीजिए 9 में, 19 नम्मा कितना होता है, 171, और बटे में क्या आएगा, 10। भाग देंगे तो कितना आएगा, 17.1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आरआरसी जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा भी गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। कह रहा है एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। तो मैंने मान लिया दोस्तों संख्या है x, माना संख्या है वो, मूल संख्या है x। कह रहा है एक संख्या का मतलब होता है गुणा, एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, यानी कि ये कितना है, बराबर में 100 है। तो कह रहा है मूल संख्या क्या है, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसे, यहां गुणा करेंगे 33 का 3 में, कितना हो जाएगा 99, और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100/3। और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 बराबर में 100। सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया एक बार। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। यानी कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।